केंद्र पैसे देने की हालत में नहीं है। अब कल की बैठक में निर्मला मैया मुकर गई कि कहा कि कोरोना इज एक्ट ऑफ गॉड, ऐसे में वो राज्यों की भरपाई नहीं कर सकते। ओह माय गॉड, इस कोरोना काल में सबके हिस्से का पैसा तो आ रहा है, पर तिजोरी की चाबी रखी है केंद्र सरकार ने, उस तिजोरी की जो खाली है। जोहर, हमने आपने बचपन से ही वायदे देखे, वादों का बना घोषणा पत्र देखा, फिर देखा उन वादों से मुकरने का ढंग। सरकार और जनता के बीच यह रिश्ता क्या कहलाता है, जो तमाम वादे कसमें खाकर भी आप अपने वचनबद्धता पर ही टिके नहीं रह सकते। यह जनता तक तो ठीक था, लेकिन क्या एक सरकार किसी दूसरी सरकार से किए वादों से मुकर सकती है? ठीक ऐसा ही एक वादा हुआ जब देश में जीएसटी आया। जी हाँ, वही जीएसटी, एक देश एक कर, फिर 40 बार बदलाव कर। याद आया? ये वही जीएसटी है जिसे देश में लाने के लिए 17 तरह के टैक्स और 26 प्रकार के सेस को मिलाकर एक कर व्यवस्था लागू की गई थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी। जब लागू की गई तब ये तमाम तरह के अलग अलग टैक्स स्लैब हटा दिए गए थे। तब किसी ने नहीं सोचा कि जिस देश में 90% खुदरा व्यापार असंगठित क्षेत्रों में होता है, वहाँ ऐसी एकीकृत व्यवस्था कैसे काम करेगी। हमारा देश दुनिया का पहला देश होगा जिसने आधी रात को टैक्स सेलिब्रेट किया था। जीएसटी के आने पर रात भर ट्विटर में ट्वीट आए, बधाई, एक देश एक कर। यह सोशल मीडिया, टीवी मीडिया और यह आईटी सेल वाले दिमाग में लकवा मारते हैं, दिमाग में समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। आदमी अपनी रोजी रोटी छोड़कर इनके सुर में सुर मिलाने लगता है और धीरे से 4-5 एयरपोर्ट और ट्रेन बेच दिए जाते हैं। आप रिया चक्रवर्ती सुशांत के फ्लैट में कैसे गई ये देखते रहते हैं, इधर पूरा देश पंखे से झूलने वाला है। तो आधी रात को बटन दबाकर हवा का रुख उत्तर पूर्वी ध्रुव की ओर मोड़ देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने जब जीएसटी लाई, तब बाकी राज्यों से इसकी सहमति पर कुछ शर्तों पर समझौता हुआ, जिससे हम और आप सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। यदि आपको लगता है कि टैक्स जीएसटी वाली बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती और कोई दूसरा टॉपिक पकड़ते हैं, तो यह एंटरटेनमेंट ज़्यादा देर का नहीं चलने वाला। आपको समझना होगा कि कैसे एक शर्त आपकी जेब से लेकर आपकी नौकरी तक को प्रभावित करती है। बड़े ही सरल ढंग से समझते हैं क्या है वो समझौते जिन्हें लेकर अब देश की राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। हमारे वो कौन से पैसे हैं जो हमारे छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहे और अब कहा जा रहा है कि उधारी ले लो। क्यों ले लें? जब कर्जा लग रहे हैं आप, चुकाना है आपको और आपके पास पैसे नहीं तो कर्जे ले लें हम। तो आइए समझते हैं पिछले 6 महीने से चल रहे युद्ध को, जिसने कोरोना काल में राज्यों और देश की सरकार को आमने सामने लाकर खड़े कर दिया है। सबसे पहले समझते हैं कि देश में इस वक्त कौन कौन से टैक्स लगते हैं। देश में इस वक्त 3 प्रकार के टैक्स लगते हैं। पहला एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी और तीसरा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब नामों से ही यह क्लियर हो गया होगा कि कौन सा टैक्स कहाँ लगता है। थोड़ा समझा भी देते हैं। एसजीएसटी यानी स्टेट का हिस्सा, सीजीएसटी यानी केंद्र का हिस्सा। जब भी आप कोई वस्तु खरीदते हैं तब 18% अगर उसमें मान लीजिए टैक्स लगता है तो 9% राज्य का, 9% केंद्र का होता है और इसमें कोई लफड़ा नहीं। अब यहीं पर नंबर आता है आईजीएसटी का। तो भिलाई का बना एसीसी सीमेंट अगर बलौदा बाजार का एक व्यक्ति खरीदे तो वो जीएसटी देता है, न कि आईजीएसटी। लेकिन भिलाई का बना एसीसी सीमेंट का बोरा जब तेलंगाना में बिकता है तब फिर लगता है आईजीएसटी यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच हुए व्यापार का टैक्स। तो जब मोदी सरकार ने जीएसटी लाया तब यह तय हुआ कि टैक्स प्रोडक्शन पर नहीं, कंज्यूमिंग पर लगेगा। अब ये क्या लोचा है? तो ये कुछ ऐसा है कि पहले लगता था सेंट्रल एक्साइज वैट जो प्रोडक्शन यानी उत्पादन पर लगता था, अब आईजीएसटी कंज्यूमिंग पर लगता है। अब इसमें पंचायत क्या हुआ तो ये समझते हैं। छत्तीसगढ़ एक प्रोडक्शन वाला राज्य है, कंज्यूमिंग वाला राज्य नहीं। हम बनाते ज़्यादा हैं और खाते कम। हम वो हैं जो दूसरों को खिलाते हैं। अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ साल का 10 मिलियन टन लोहे का उत्पादन करता है, लेकिन इस्तेमाल करता है केवल 2 मिलियन टन, तो हमको टैक्स मिलेगा इस 2 मिलियन टन का। बाकी 8 मिलियन टन के टैक्स का पैसा चला जाएगा उस राज्य के खाते में जहां हमारे प्रदेश का लोहा जाएगा।
यानी 10 मिलियन टन की जगह टैक्स की रकम हमारे राज्य को जो मिलनी थी वो सीधे हो गई 2 मिलियन टन के रकम के बराबर। तो ये वो हुई हमारे अर्थशास्त्रियों की गणित। पानी हमारी, जमीन हमारा, धुआं खाए हम, और हमारी सरकारी खजाने में क्या आया, तो देश का एक कर का नियम। अब इसे लेकर जब राज्यों ने आपत्ति जताई तो केंद्र ने एक रास्ता निकाला, उसका नाम था जीएसटी कंपनसेशन, यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति। और यह तय हुआ कि प्रदेशों को जो घाटा हो रहा है आने वाले 5 साल तक इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी। किससे? तो इसी टैक्स कलेक्शन के पैसे से, कंपनसेशन अकाउंट से। लेकिन 5 साल तो क्या, 2 साल में ही क्षतिपूर्ति के इस अकाउंट की सेहत बिगड़ गई। अब सरकार के पास राज्यों को देने के लिए पैसे नहीं। इसे लेकर के ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, हमारे प्रदेश के जीएसटी के कर्ता धर्ता मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्र सरकार से जीएसटी के पैसे की लगातार मांग करते आए हैं। क्योंकि जब भी कोई विकास कार्य की बात आती है, वायदों को पूरा करने की बात आती है, या फिर हाल ही में कोरोना से लड़ने की बात आती है, तो हमारी सबसे पहली चीज़ होती है वो है पैसा, बजट। जो हमारा पैसा ही अगर केंद्र में अटका है। आज से ठीक 1 महीने पहले 28 जुलाई को जीएसटी को लेकर हुए संसदीय समिति की बैठक में सचिव अजय भूषण पांडे ने कह दिया कि केंद्र पैसे देने की हालत में नहीं है। द हिंदू अखबार ने इसे छापा और तब से मामला तुल पकड़ा। अब इसे लेकर कल क्या घटना घटी वो भी बताते चलते हैं। कल मंत्री टीएस सिंहदेव केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सम्मिलित हुए। इसमें अन्य राज्य के वित्त मंत्रियों ने भी भाग लिया, क्योंकि इस कोरोना काल में सबके हिस्से का पैसा तो आ रहा है, पर तिजोरी की चाबी रखी है केंद्र सरकार ने, उस तिजोरी की जो खाली है या जिसमें केवल कर्ज के कागजात रखे हैं। अब कल की बैठक में निर्मला मैया मुकर गई कि कहा कि कोरोना इज एक्ट ऑफ गॉड, ऐसे में वो राज्यों की भरपाई नहीं कर सकते। ओह माय गॉड। इधर वित्त मंत्री ने इसके भरपाई को लेकर 2 विकल्प दिए। पहला, जीएसटी से हुई क्षतिपूर्ति की रकम को छोड़कर बाकी क्षतिपूर्ति की रकम के लिए राज्य आरबीआई से कर्ज ले ले, और दूसरा, पूरी रकम का कर्ज ले ले। तो केंद्र क्या करेगी? तो केंद्र आरबीआई से बात करेगी कि सभी राज्यों को कर्ज का ब्याज एक जैसा लेना। हुई ना मजे वाली बात कि कांड करे केंद्र और कर्जा ले ले राज्य सरकार। अब भाई, क्षतिपूर्ति अगर रुकी है तो भारत सरकार कर्ज ले ले और राज्य को चुका दे, लेकिन यहाँ आपके हिस्से के घाटे की रकम का कर्ज आपको लेना होगा, और ब्याज भी आप भरेंगे। अप्रैल से अब तक छत्तीसगढ़ का 2828 करोड़ रुपए का जीएसटी की क्षतिपूर्ति का रकम बकाया है। इधर कोरोना के आंकड़े प्रतिदिन 1500 छूने की कगार पर है। हम जिंदा रहने की लड़ाई भी कर्ज लेकर के लड़ने वाले हैं। बात करें आजीविका की, तो एक उदाहरण से समझाता हूं कि कैसे एक नीति आपकी पूरी योजना पर पानी फेरती है। आज छत्तीसगढ़ को सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है रोजगार। वो रोजगार कैसा रोजगार? स्वरोजगार नहीं, क्योंकि अभी मैंने कहा था कि हम कंज्यूमिंग करने से कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। हमारे प्रदेश की कंज्यूमिंग की क्षमता उतनी नहीं है। हमें चाहिए 10,000, 30,000, 40,000 तक के छोटे छोटे रोजगार बड़ी मात्रा में। अब मान लीजिए ऑटोमोबाइल की एक मारुति कंपनी यदि आ जाए तो हमारे बेरोजगारी के आंकड़ों में से 10,000 कम हो जाए, या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आ जाए जिसमें अलग अलग सैलरी स्लैब के सैकड़ों नौकरियां हों। यहाँ कुछ है नहीं, हर कोई को शिक्षाकर्मी बनना है, बीई करके हमें 5वीं को हिंदी पढ़ानी है। तो ऐसी कंपनियों के आने का कोई कारण भी तो हो। अब मारुति आकर शोरूम डाले तो पूरी गाड़ी रायपुर से राजनांदगांव में तो चलेंगी नहीं, बाहर राज्य भी बिकेंगी। फिर इससे राज्य सरकार के कोष में क्या आएगा? ना रोजगार मिले, ना हमारी इनकम बढ़ी, ना हमारा कंजप्शन बढ़ सका, और न ही हम प्रोडक्शन पर जोर दे सके। यानी एक नियम हमारे कितनी योजनाओं को प्रभावित करता है, कितने व्यक्तियों के जीवन में प्रभाव डालता है, और किस प्रकार सरकार प्रत्येक फैसले एक आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती हैं, यह इस आईजीएसटी के इस फैसले से आपको समझ आ गया होगा। तो अगली बार जब टीवी में या मोबाइल पर बजट, टैक्स, जीएसटी को लेकर कोई बात हो तो चैनल ना बदलें, समझने की कोशिश करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करें। फेसबुक पर फॉलो करें। यूट्यूब वाले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप रूबरू हो रहे थे topchand.com पर, और आपका दोस्त बादल सिंह ठाकुर से। धन्यवाद। रोचक खबरों के लिए topchand.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।